दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा ग्राउंड माउंट सोलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मैं जो आपको बताऊंगा वो स्ट्रक्चर के साथ साथ कॉलम, मॉड्यूल, जितने भी कंपोनेंट लग रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ग्राउंड लेवल से बताऊंगा, ग्राउंड लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, मतलब मेरा जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो सोलर स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, जो ग्राउंड माउंट में सोलर स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, वो सबसे पहले कंसीडर किया जाता है कि आपका किस लोकेशन में प्रोजेक्ट लग रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले ये देखना है कि किस लोकेशन में आपका प्रोजेक्ट लग रहा है और वहाँ का विंड स्पीड क्या है। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से वहाँ का विंड स्पीड, मैक्सिमम जो विंड स्पीड होता है, मैक्सिमम कह सकते हैं, या जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि बेसिक विंड स्पीड है वो कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले एक लेआउट डिज़ाइन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल लगा हुआ है। 3 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, बहुत सारे मॉड्यूल है, अलग अलग क्या कहते हैं लेंथ विड्थ में है, मतलब जो कवर एरिया हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे टेबल जो है वो फिक्स है। 2x28 का एक टेबल है, मतलब 2x28 का टेबल डिज़ाइन किया गया है, वही टेबल मल्टीपल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेबल डिज़ाइन किए हैं उसको कैसे डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बता देता हूँ, ये उसके लिए है जो फ्रेशर हैं और इस फील्ड में अभी न्यू आए हैं, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं यहीं से जो स्टार्ट पॉइंट करूँगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं छोटी छोटी बातों को आपको बताऊँगा कि आप उसको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ कि जो सोलर स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, मॉड्यूल तो कोई भी डिज़ाइन कर देते हैं, वो तो लेंथ विड्थ टॉप से डिज़ाइन किया जाता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। 2 मॉड्यूल का डबल पोर्ट्रेट का एक टॉप व्यू शो कर दीजिए और फ्रंट से बैक के बीच में कितना डिस्टेंस है वो शो कर दीजिए, बस आपका वो टॉप व्यू डिज़ाइन हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे डिज़ाइन होता है टॉप व्यू। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने जो टेबल डिज़ाइन किए हैं, मान लीजिए कि टॉप से देखना है मुझे, तो 1-2 मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल का ये, 2 मॉड्यूल का ये, मतलब एक मॉड्यूल का जो विड्थ है, यहाँ पे लेंथ विड्थ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मॉड्यूल का लेंथ विड्थ क्या है। तो यहाँ पे 2272 mm का लेंथ है, 1133 mm का विड्थ है। तो ये तो लेंथ विड्थ है। मॉड्यूल का जो थिकनेस है, मोटाई जो है वो है 35 mm का, और मॉड्यूल का वेट है वो 27.5 kg का वेट है। ये तो 3 चीज़ आपको क्लियर हो गया। उसके बाद इसका टॉप व्यू डिज़ाइन कीजिए। 2 मॉड्यूल बैक साइड लगाइए 25 mm गैप करके, और ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में आपको लगभग 3.5 मीटर गैप देना है, जो शैडो फ्री हो जाएगा। 28 डिग्री लेटीट्यूड के हिसाब से 3.5 मीटर गैप दीजिए, वो कोई सा भी मंथ में शैडो नहीं आएगा। आप शैडो चेक कर सकते हैं, ये मैं चेक कर रखा हूँ तो मुझे पता है 3200 से लेके 3500 mm के बीच में कोई शैडो नहीं आएगा, 15 डिग्री टिल्ट एंगल के अकॉर्डिंग। अब आते हैं दोस्तों, इतना होने के बाद अब अपने को टेबल डिज़ाइन करना है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। सबसे पहले देखेंगे कि मेरा स्ट्रक्चर का जो साइड व्यू डिज़ाइन होगा वो इस अकॉर्डिंग होगा। आप देख सकते हैं इस अकॉर्डिंग साइड व्यू डिज़ाइन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रंट ब्रेसिंग है, बैक ब्रेसिंग है, मेन कॉलम है, राफ्टर है और पर्लिन है, 4 पर्लिन। उसके साथ साथ आते हैं दूसरा, जो मेरा केवल स्ट्रक्चर जो कनेक्ट है उसको दिखाता हूँ। जी, इसमें देख सकते हैं ये जो ब्रेसिंग है फ्रंट ब्रेसिंग है, ये बैक ब्रेसिंग है, ये राफ्टर है जो टिल्ट के साथ है, और जो 4 पर्लिन रन कर रहा है वो मेरा पर्लिन है। 4 जो कंपोनेंट है वो पर्लिन है। जो पर्लिन को होल्ड करके रखे हुआ है वो एल क्लीट है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं एक चीज़ और है, जो 2 ब्रेसिंग को कनेक्ट किया गया है, ब्रेसिंग प्लेट कहा जाता है। आप देख सकते हैं 2 नट बोल्ट के साथ ब्रेसिंग है, एक फ्रंट में एक बैक में है, और 2 को कनेक्ट किया गया है। अब नज़दीक से दिखा देता हूँ।
ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये और उसके साथ साथ एक कैपिंग देख रहे हैं जो 250 mm का हाइट का बना हुआ है, 250 से 200 से 250 mm का हाइट का है। तो आपको जो बता देता हूँ सर दोस्तों कि अगर आप डिज़ाइन करते हैं हर एक कंपोनेंट को डिज़ाइन करते हैं तो किस हिसाब से करेंगे, तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आती है स्टैड प्रो। स्टैड प्रो पे क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। स्टैड प्रो में क्या होता है कि स्टैड प्रो एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, किसी भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस करके बता देगा कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका जो सस्टेन करता है कितने साल तक सस्टेन कर जाएगा, और कितने वॉट पिक का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, कितने विंड स्पीड पे इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या टिल्ट एंगल है, वो स्टैड प्रो बताता है। स्टैड प्रो पे एनालिसिस करते हैं, उससे मुझे रिजल्ट पता चलता है कि मैं अगर कोई कॉलम का सेक्शन लेता हूँ, अगर मैं कोई राफ्टर का सेक्शन लेता हूँ या ब्रेसिंग का सेक्शन लेता हूँ, तो वहाँ से क्लियर होगा। तो अब आते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए मुझे साइड व्यू तैयार करना पड़ता है, जो आप देख सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं एक ट्रायंगल बना है, बैक सिंगल कॉलम, तो बैक ब्रेसिंग, फ्रंट ब्रेसिंग, राफ्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड व्यू डिज़ाइन करना पड़ता है, उस साइड व्यू के अकॉर्डिंग टेबल का कॉलम टू कॉलम डिसाइड करना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो कॉलम है, ये मेन कॉलम हुआ। अगर मैं टॉप से इसका पॉइंट दिखाता हूँ, टॉप से अगर देखते हैं, इस टॉप से लेके नीचे तक देखते हैं, तो ये लगभग मेरा 1400 mm है टॉप से, और उसके बाद 1700 mm अंदर है, ग्राउटिंग हो रखा है। तो ये 1400 प्लस 1700 3100 mm का मेन कॉलम है मेरा। उस 3100 कॉलम में जो कॉलम का विड्थ देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, वो 180 अगर देखते हैं तो ये मेरा 180 है, 180, ये देख रहे हैं, ये 180 है। इसका विड्थ देखते हैं, तो ये विड्थ देखते हैं, ये मेरा 60 है, फ्रंट की तरफ भी साइड है 60 है। जो इसका लिप चैनल है, लिप आप देख सकते हैं, इसको लिप बोलते हैं, ये 20 mm है, 15 से 20 mm का लिप होता है। और इसका जो ग्रेड है 350 मेगा पास्कल ग्रेड है, जो हॉट डिप, प्रॉपर हॉट डिप है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो कॉलम है वो कंप्लीट हॉट डिप है। अब आते हैं कॉलम के साथ साथ ये ब्रेसिंग प्लेट का लेंथ देखते हैं तो 400 mm का लेंथ है, विड्थ देखते हैं तो 80 mm का है, थिकनेस में जाते हैं तो 5 mm थिकनेस में है, जो 4 नट बोल्ट से कनेक्ट है। बेसिकली जो मेरा मेन कॉलम से ब्रेसिंग को कनेक्ट कर रहे हैं वो 2 ही नट बोल्ट है, देख रहे हैं 2 ही नट बोल्ट है ब्रेसिंग को कनेक्ट कर रहे हैं, एक ये है और एक ये। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि ब्रेसिंग प्लेट को 2 ब्रेसिंग कनेक्ट कर रहा है, फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग। तो फ्रंट ब्रेसिंग से एक नट बोल्ट कनेक्ट है, बैक ब्रेसिंग से एक नट बोल्ट कनेक्ट है। जो नट बोल्ट का साइज है वो 12 mm डाया है और 30 mm लेंथ में है। अब दोस्तों मेरा ब्रेसिंग प्लेट और कॉलम क्लियर हो गया। अब आते हैं मेरे पास दूसरा जो कंपोनेंट है, वो दोनों ब्रेसिंग है, फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग। तो दोस्तों फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग का जो साइज़ है वो बता देता हूँ। फ्रंट ब्रेसिंग का जो साइज़ है 60 40 10 1.2 mm थिकनेस है, 60 40 इंटू 10 इंटू 1.2 mm थिकनेस है, जो गैल्वेलम है, जिसका अगर मैं देखता हूँ यील्ड स्ट्रेंथ वो 550 मेगा पास्कल में है, जो काफ़ी स्ट्रेंथ होता है। और बैक ब्रेसिंग को भी देखता हूँ, बैक ब्रेसिंग में भी आप देख सकते हैं वही है, थिकनेस 1.2 है, 60 40 10 और 1.2 थिकनेस है। अब आते हैं दोस्तों, ये क्लियर हो गया।
अब आते हैं फ्रंट ब्रेसिंग का लेंथ कितना है, बैक ब्रेसिंग का लेंथ कितना है। तो फ्रंट ब्रेसिंग का मैं अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ, जो 10-5 mm आगे पीछे होगा। फ्रंट ब्रेसिंग देख रहे हैं वो 1500 mm का फ्रंट ब्रेसिंग है। अब 2200-2250 mm का बैक ब्रेसिंग है। ये मेरा आप डिजाइन कर सकते हैं इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग, साइड व्यू आप डिजाइन कर सकते हैं ऑटोकैड में। अब आते हैं राफ्टर जो मेरा है, ये राफ्टर है। तो राफ्टर का सेक्शन आपको बता देता हूँ, 120, 60, 15, 1.2 mm थिकनेस में। 120, 60, 15, 1.2 mm गैल्वेलम में है। जो जिसका यील्ड स्ट्रेंथ देखते हैं 550 मेगा पास्कल है। 550 मेगा पास्कल है, जो एक नट बोल्ट से कनेक्ट है, कॉलम को कनेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं एक नट बोल्ट जो कॉलम को कनेक्ट कर रहा है, ये एक नट बोल्ट कॉलम को कनेक्ट कर रहा है, जिसका बोल्ट का साइज है 12 mm डाया है, लेंथ 30 mm है। 25 से 30 mm लिया जाता है, क्योंकि जो थ्रेडेड पार्ट होता है वो 25 mm कंसीडर करते हैं। देख सकते हैं ये जो थ्रेडेड पार्ट है ये 25 mm कंसीडर करते हैं, जिसमें हेड 10 mm 12 mm का होता है। अब दोस्तों कॉलम तो सिंगल बोल्ट से कनेक्ट है। फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग को भी एक एक नट बोल्ट से ही कनेक्ट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। मैं एक बार ये स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। अगर इधर देखता हूँ, देख सकते हैं ये चार नट बोल्ट के साथ है। ये अभी प्रॉपर तरीक़ा से टाइट नहीं हुआ है। जब मॉड्यूल लगना स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे कंप्लीट टाइट हो जाएगा नट बोल्ट, इसलिए यहाँ पे लूज दिया गया है। ताकि क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन होता है, आप मान लीजिए कि जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए हैं वो तो टेक्निकल पर्सन होते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं। अगर 1 mm का टॉलरेंस दिए हैं तो वो 1 mm के ही अनुसार चलेंगे, वो 1.5 mm नहीं करेंगे। लेकिन यही फैब्रिकेशन प्लांट में जाता है तो वहाँ पे टेक्निकल पर्सन भी होते हैं और नॉन टेक्निकल पर्सन भी होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको वो 1 mm 2 mm नहीं देखते, वो देखते निशान मारे और मार दिए, पंचिंग कर दिए, खटाक से एक होल कर दिए और आगे बढ़ गए। वो नहीं ये देखेंगे कि मेरा टॉलरेंस कितना जा रहा है। ठीक है, तो वो 2-3 mm ले के टॉलरेंस चलते हैं, 5 mm भी ले लेते हैं। अब आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इनका इतना गैप, ये तो टच हो जा रहा है, ये टच हो जा रहा है और ये भी टच हो जा रहा है। ये देखिए ये टच हो जा रहा है। ठीक है, सामने वाले भी टच है। मैं कुछ कंपोनेंट आपको दिखाऊंगा जो टच नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, ये देखिए ये इतना गैप है। तो दोस्तों यही होता है कि, और सामने एक और 2 ब्रेसिंग को और देखते हैं, वो टच है, वो तीनों टच है, लेकिन ये टच नहीं है। देख रहे हैं काफ़ी गैप है। इन्होंने जो हॉट डिप किए हैं एक पॉइंट दे रखे हैं, ताकि पॉइंट दे दिए हैं तो उसका हॉट डिप का है, तो उसको फिनिशिंग भी नहीं किए, इसीलिए वहाँ पे गैप बन रहा है। तो ये सब होता है। और आगे चलते हैं, ये अभी टाइट नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये है, ये तो थोड़ा थोड़ा गैप मिल जाता है हर एक जगह। तो दोस्तों उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो पंचिंग करते हैं हम लोग, जो पंचिंग इसमें देते हैं डायमेंशन, वो अगर 10 mm का बोल्ट दे रहे हैं या 8 mm का बोल्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पे 2 mm टॉलरेंस लेके चलते हैं डाया में। और लेंथ में यहाँ पे स्लोटेड होल देते हैं, जो 20 mm का स्लोटेड होल होता है। 8 mm का, 10 mm का आप डाया, इसको ये 10 mm का डाया है और इसका जो लेंथ है वो 20 mm है। तो उससे क्या होता है, ये बेनिफिट ये हम लोगों को ये हो जाता है कि अगर लेबर
जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, अगर वो 2-4 mm 5 mm भी आगे पीछे जाते हैं तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि 5 mm वो 10 mm भी आगे चला जाए ना तो नहीं दिक्कत होगा। 10 mm सब में होना चाहिए, 10-10 mm सब में भी वो आगे पीछे हो जा रहा है तो दिक्कत नहीं होगा। क्या, क्योंकि 20 mm का मैंने ऑलरेडी दे रखा हूँ तो वो 10 mm आगे पीछे करके मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं और आपको लग रहा है कि मेरे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरे वीडियो से आपको क्या सीखने को मिल रहा है और क्या मैं इम्प्रूव करना क्या इम्प्रूव करूं कि ताकि आपको और समझ में आ जाए, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप ऐसे कीजिए, ये बताइए, तब मैं उस अकॉर्डिंग ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा कि आप ऐसे चले तो इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे आपके चैनल से ये बेनिफिट हो रहा है और मैं कुछ और सीखना चाहता हूँ, या आप ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिलेटेड मेरे से बात कर सकते हैं, या अगर लग रहा है कि नहीं मुझे ट्रेनिंग नहीं करना है, मुझे आ रहा है लगभग लेकिन कुछ मैं कहीं पे फंस रहा हूँ, कहीं पे इशू आ रहा है, तो वो मुझसे शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आपको वो उसी बेसिस पे दूसरा एक कंटेंट बना के आपको ज़रूर दिखाऊं। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेरा फ्रंट ब्रेसिंग, बैक ब्रेसिंग, कॉलम ब्रेसिंग प्लेट और राफ्टर, ये 4 कंपोनेंट मेरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं, अब कहाँ पे आएंगे, अब आते हैं कि पर्लिन को और एल क्लिट पर्लिन कैसे कनेक्ट होता है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा दूसरे टेबल में। इस टेबल में आते हैं, सामने वाले टेबल में। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जो पर्लिन डिजाइन हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं जो पंचिंग हुआ है पर्लिन के दोनों फ्लेंज पे कर दिया है इन्होंने। दोनों फ्लेंज पे करने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एल क्लिट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड है। हर एक एल क्लिट एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में नहीं है, सिंगल डायरेक्शन में नहीं है इसलिए क्योंकि मेरा यहाँ पे राफ्टर का लेंथ भी कम रहा है और एक दूसरे के अपोजिट में कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि डबल होल कर दिया है। डबल मेहनत नहीं, एक ही पंचिंग मशीन से इन्होंने पंच कर दिए हैं। उनका पंचिंग करने का ये मकसद था कि साइट पे बहुत सारे इशू हो जाता है, पर्लिन को रोटेट करके लगाने का, पर्लिन में ये इशू आ रहा है, पर्लिन नहीं कनेक्ट हो रहा है। अब देखिए ऐसा डबल होल है, चारों पर्लिन में से किसी एक पर्लिन को या तो इधर लगा दे या इधर लगा दे घुमा के, या नीचे वाला पर्लिन को ऊपर ले जाए या ऊपर वाला पर्लिन को नीचे ले आए, तो कोई इशू नहीं, केवल डायरेक्शन वो रोटेट कर देंगे, उनका सब सॉल्व हो जाएगा, जितने भी इशू है सब क्लियर हो जाएगा, इसलिए डबल होल दिया गया। अब आते हैं दूसरा चीज़ ये है कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो एल क्लिट है, अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने टाइट नहीं किए हैं, यहाँ इन्होंने टाइट नहीं किया है, लूज इसलिए छोड़ रखे हैं कि मॉड्यूल कनेक्ट करने के समय में ये पहले आएंगे, पहले जितने भी नट बोल्ट है सबको टाइट कर देंगे, उसके बाद मॉड्यूल असेंबल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एल क्लिट जो यूज हुआ है ये 80 है, ये भी 80 है, दोनों जो ये फ्लेंज है एल एंगल का वो 80-80 है, और पर्लिन भी यहाँ पे 90 mm का है, पर्लिन का जो लेंथ है वो 90 mm का है। तो यहाँ पे 6 होल यूज किया गया है, 2 बोल्ट यूज किए हैं राफ्टर को कनेक्ट करने के लिए, और 4 होल जो यूज किए हैं पर्लिन को कनेक्ट करने के लिए, 4 होल पर्लिन को कनेक्ट करने के लिए। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ कि ये जो कनेक्शन होता है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, हेल्प करता है ये कनेक्शन,
क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर पहले डिजाइन होता था, स्ट्रक्चर कॉलम बहुत हेवी सेक्शन दे दिए, राफ्टर भी हेवी सेक्शन दे दिए, पर्लिन भी हेवी सेक्शन दे दिए, दोनों ब्रेसिंग भी हेवी सेक्शन दे दिए, लेकिन सिंगल नट बोल्ट पे दे देते थे। तो क्या होता था कि स्ट्रक्चर तो वही खड़ा है सब, लेकिन पर्लिन उड़ के भाग गया, राफ्टर उड़ के भाग गया। क्यों उड़ के भागा? उड़ने का मकसद ये था कि उन्होंने जो बोल्ट दिए हैं, एक ही बोल्ट दिए हैं, और सिंगल बोल्ट के साथ क्या होता है कि वो छोड़ देता है। अगर नट बोल्ट थोड़ा सा भी लूज हुआ वो निकल जाता है, हवा ज़्यादा चला। अब यहाँ पे 6 नट बोल्ट है, 6 नट बोल्ट में अगर नीचे का एक बोल्ट भी लूज हो जाता है ना, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 4 नट बोल्ट में से अगर 2 बोल्ट भी लूज हो जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेयर केस में चार में से 2 लूज होगा, एक आँख लूज होता है, 2 में से एक आँख लूज होगा, दोनों नहीं होगा। तो अगर कंपेयर करते हैं एक नट बोल्ट और 2 नट बोल्ट में, तो लगभग दुगना 3 गुना ये रहता है, डिफरेंस रहता है, चांसेस कम रहता है इस स्ट्रक्चर को उड़ने में। अब आते हैं दूसरा एल्कलीट। ये भी देख सकते हैं, ये भी इन्होंने टाइट नहीं किए हैं, टाइट कर देंगे। लेबर लोग जो होते हैं ना, वो धूप को देख के अंदर बैठ जाते हैं मॉड्यूल के अंदर, और प्रॉपर काम नहीं करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पर्लिन का डायरेक्शन देख सकते हैं। ये पर्लिन का डायरेक्शन जो एल्कलीट का ओपन डायरेक्शन है, ये आगे की तरफ जा रहा है, और इसका जो एल्कलीट का ओपन है ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट में है, और पर्लिन भी अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक मैंने जो बताया हूँ स्ट्रक्चर मॉड्यूल कंप्लीट स्ट्रक्चर लगाने के बारे में। अब इसमें दो तीन चीज़ और दिखा देता हूँ कि इन्होंने बैक कॉलम में होल दिए हैं। क्यों दिए हैं? बैक कॉलम में होल दिए हैं, ये होल और ये होल। तो ये दोनों होल इसीलिए दिया गया है, और एक होल और दे रखा है सेंटर में, आप देख सकते हैं ये होल, एक होल और इधर भी देख सकते हैं, हर एक कॉलम। तो जो वेब कॉलम के बीचों बीच में है, जो जिसका चौड़ाई ज़्यादा है, वहाँ पे जो होल दिया गया है वो अर्थिंग को कनेक्ट करने के लिए दिया गया है, अर्थिंग को कनेक्ट करने के लिए, अर्थिंग कनेक्शन के लिए। लेकिन ये जो बैक दिया गया है उसको क्यों दिया गया? उसमें आप देख सकते हैं ब्रेसिंग आती है, क्रॉस ब्रेसिंग लगता है इसका सेकेंड वाले होल से, और इसका फर्स्ट वाले होल से एक लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग आता है जो कनेक्ट होता है। तो दोस्तों अब मेरा स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम मॉड्यूल असेंबल का। मॉड्यूल असेंबल में देख सकते हैं कि इन्होंने जो मॉड्यूल असेंबल किए हैं, नट बोल्ट के बारे में बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर में जितने भी नट बोल्ट लगा है वो हॉट डिप का लगा है। हॉट डिप 5.6 ग्रेड, 8.8 ग्रेड है। लेकिन मॉड्यूल असेंबल में आप बोल्ट देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बोल्ट है, स्ट्रक्चर को भी असेंबल है और मॉड्यूल को, तो दोनों में कलर का डिफरेंस है। आप मॉड्यूल का देख सकते हो वो एसएस है, स्टेनलेस स्टील, और जो स्ट्रक्चर को असेंबल किया गया है वो हॉट डिप है। देख सकते हैं यहाँ मॉड्यूल। तो हर एक मॉड्यूल का अभी इसको भी टाइट नहीं किया है, टाइट करेगा सब टॉर्क मशीन से टाइट होगा। देख सकते हैं ये ग्राउंड माउंट में, कुछ नियरेस्ट में जाके दिखाता हूँ। ट्रांसफार्मर भी आ चुका है इनका।
तो दोस्तों ग्राउंड माउंट में यही होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा हूँ कि प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ही कंप्लीट हुआ है। स्ट्रक्चर मॉड्यूल कंप्लीट लगे हुए 1 महीना के अंदर में पाइलिंग विलिंग सब कंस्ट्रक्शन पूरा जो सिविल का काम था सब होल वूल होकर कंप्लीट लग गया। 1 महीना के अंदर में ये काम कंप्लीट हो गया। अब जो काम बचा हुआ है यहाँ पे 1-2% स्ट्रक्चर का मॉड्यूल असेंबल का है, और नहीं तो अब डीसी का काम बचा हुआ है। यहाँ पे डीजी रखा गया है जो नाइट में यूज होता है। ये देख सकते हैं, ये 2 रूम है। एक ये रूम में VCV रहेगा, इस रूम में मीटर रूम रहेगा। जो बिजली विभाग की तरफ से मीटर रूम लगता है वो इस रूम में रहेगा। यहाँ पे अभी एक पर्लिन कंप्लीट लगेगा, 4 मॉड्यूल लगेगा अभी यहाँ पे। आप शैडो के लिए देख सकते हैं कि जो शैडो है मेरा टेबल टू टेबल के बीच में शैडो क्लियर है, पूरा क्लियर है। क्योंकि शैडो कैलकुलेट करते हैं, मैं इससे पहले भी बता दिया हूँ, फिर बता देता हूँ कि शैडो हमेशा जो कंसीडर किया जाता है। हाँ, स्ट्रक्चर में एक चीज़ और आपको बताना भूल गया हूँ, वहाँ पे नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ है। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और यूज हुआ है, सैग एंगल। ये देखिए, ये सैग एंगल क्यों दिया जाता है? सैग एंगल इसीलिए दिया जाता है कि अगर पर्लिन अगर आपका सैग एंगल नहीं देता है तो पर्लिन ये भागता है, ये बाहर की तरफ कुछ ना कुछ से ऊपर की तरफ भागेगा और वो कुछ ना कुछ नीचे की तरफ भागेगा। तो सैग एंगल इसीलिए दिया जाता है कि एक तो पर्लिन का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ जो फ्लैक्चुएट होता है पर्लिन, ट्विस्ट कह सकते हैं, जो बेंड होता है वो बेंड ख़त्म हो जाता है सैग एंगल से। अब आते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर का मॉड्यूल का काम ख़त्म हो गया है। अब जो स्ट्रक्चर ही से रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर पे बताऊंगा, और 3D डिज़ाइन करके बताऊंगा इसी में कि 3D कैसे डिज़ाइन होता है, और 3D डिज़ाइन करने के लिए मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ रहा है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये देख सकते हैं, ये जो अलाइनमेंट है मॉड्यूल का परफेक्ट अलाइनमेंट है। अब आगे आते हैं। तो दोस्तों मैं जो बोल रहा था वो सॉफ्टवेयर पे कैसे डिज़ाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर पे बहुत ही इजीली डिज़ाइन हो जाता है। और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं या स्ट्रक्चर फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको 3D आना बहुत कंपलसरी है। 3D आना कंपलसरी है आपको, क्योंकि अगर 3D नहीं आ रहा है, 2D से आप काम चला रहे हैं, तो क्या होता है, कभी कभी एल्कलिट कनेक्शन में दिक्कत आ जाता है, कभी कभी ब्रेसिंग कनेक्शन में दिक्कत आ जाता है, कभी कभी राफ्टर कनेक्शन में दिक्कत आ जाता है।
तो ये सब इशू क्रिएट होता है। जैसे ही आपको 3D आ जाएगा तो आपका जितना भी डॉट है वो क्लियर हो जाता है। ये मेरा साउथ का फर्स्ट टेबल है। तो दोस्तों मैं आपको इसी में ऐड करके चलूँगा। नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको शो कर दूंगा कि 3D कैसे डिज़ाइन होता है और स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे होता है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा।